गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो सब बढ़िया होंगे। तो मेरे बच्चों, माई सेल्फ सुधीर सर, आई एम फ्रॉम डीप इंस्टीट्यूट। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आईएएस और आरबीआई का प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो उसी के लिए हमने कुछ वीडियोस आपके रिकॉर्ड किए हैं। तो नेक्स्ट जो आज का मेरा जो रिकॉर्डिंग है वो पेपर 3 को लेके है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, क्योंकि वैसे तो आज डेमो क्लास है, तो डेमो क्लासेस में अलग फॉर्मेट होता है, क्लास अलग फॉर्मेट में चलती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आईएसएस में जो 2 पेपर हैं वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है और जो 2 पेपर हैं वो सब्जेक्टिव फॉर्मेट में है। तो यहां पे एक पॉइंट को थोड़ा आप गौर से समझिएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो आपके माइंड के अकॉर्डिंग सॉल्व होते हैं और जो सब्जेक्टिव पेपर है वो आपके राइटिंग के अकॉर्डिंग सॉल्व होते हैं। डिफरेंस समझिए दोनों में। ऑब्जेक्टिव पेपर में कोई ये नहीं पूछता आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, डजंट मैटर। आंसर सही है या गलत ये मैटर करता है। जब आप सब्जेक्टिव पेपर में जाते हैं तो आपके दिमाग में चीजें जाती है या नहीं ये कम वर्क करता है। आप उन चीजों को जो दिमाग में आपके गई हैं उनको बना के लिख सकते हो या नहीं, ये मैटर करता है। समझ गए? तो ठीक है, आज मैं थर्ड पेपर जो है मेरा, उसका एक टॉपिक है सैंपलिंग। उसका डेमो मैं आपके साथ लेना चाहता हूं। बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जब पेपर 1 पेपर 2 पढ़ाते हैं तो एकदम डीपली डिस्कशन होता है, लेकिन हमारा जब फोकस होता है पेपर 1 पेपर 2 को पढ़ाने के लिए, वो टाइम कंस्ट्रेंट पे बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट आपको आते नहीं है, बिल्कुल सारे आते होंगे। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपने बिल्कुल सब कुछ पढ़ा होगा। लेकिन एक टीचर का काम होता है कि आप उस क्वेश्चन को, अगर हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट की बात करें, तो मिनिमम टाइम में एक्यूरेसी के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2 में हमारा पूरा फोकस कॉन्सेप्ट को समझाने पे जाता है, लिखने पे नहीं जाता है। जब हम पेपर 3 और पेपर 4 में जाते हैं तो टीचर को लिखना भी पड़ता है, क्योंकि पेपर सब्जेक्टिव है। तो मैं क्या करता हूं, मैं लिखता भी हूं, लेकिन पहले चीजों को बहुत अच्छे से समझाता हूं। हर एक थ्योरम पे लगभग पहले 5 मिनट में सिर्फ बोलता हूं, बताता हूं कि ये थ्योरम क्या है, हम इसमें क्या करना चाहते हैं, हम इसको क्यों करना चाहते हैं, और फिर आपको वो थ्योरम यहां पे प्रूफ करके दे दी जाती है। उसका एक एक स्टेप आपको समझा दिया जाता है। आप यहां से बोर्ड से उसको नोट करें या ना करें, डजंट मैटर, क्योंकि उसके नोट्स आपको मिल जाते हैं। लगभग 90% 95% चीजें वही लिखी होती है जो नोट्स में होती है। बस कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम साइड में स्टेप को समझाने के लिए लिखते हैं, वो चीजें नोट्स में नहीं होती, वो आपको बोर्ड पे ही देख के समझनी पड़ती है कि हाँ सर ने ये जो स्टेप लिया है। तो वो नोट्स में इसलिए नहीं लिखते क्योंकि वो एग्जाम में नहीं लिखनी होती। सब्जेक्टिव पेपर में ये चीज बहुत मैटर करती है, आपको क्या लिखना है और आपको क्या नहीं लिखना है। तो हम नोट्स में वही लिख के देते हैं जो आपको आईएएस के एग्जाम में लिखना है। लेकिन जब बोर्ड पे टीचर थ्योरम को प्रूव करता है तो वहां पे वो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी आपको समझाता है। क्योंकि मान लीजिए स्टेप को समझाते टाइम आपने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो टीचर ये तो बोलेगा नहीं कि मैंने नोट्स में लिखा है या नोट्स में देख लेना, नहीं, वो टीचर आपको यहीं पे साइड में सारी चीजों को समझाएगा। ठीक है, चलिए जी। तो ये तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंस बताया कि जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर पढ़ते हैं तो अलग फॉर्मेट में पढ़ना, सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो अलग फॉर्मेट में पढ़ना। समझिए बेटा, पढ़ना लेकिन चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझते हुए, हो क्या रहा है, करना क्या चाहते हैं, क्या रिलेशन है, क्यों पढ़ना है। सिर्फ ये नहीं कि बस आईएएस का एग्जाम देना है सर, आई विल मेमोराइज इट, बिल्कुल नहीं। रटोगे भी अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उस कॉन्सेप्ट को आप प्लीज समझते हुए रटना। ऐसे नहीं कि बस किताब उठाई और रटना शुरू कर दिया, नहीं, दिस इज नॉट द वे। आप प्लीज कॉन्सेप्ट को समझिए, बाद में जाके रट लेना। पेपर 3 पेपर 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर 1 2 में तो वैसे भी नहीं रट सकते आप। पेपर 3 4 में भी रटने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आप रट ही लीजिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिए, हो क्या रहा है, समझा क्या रहा है, कहना क्या चाहता है। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं सैंपलिंग। सबसे पहला आता है कि भाई सैंपलिंग होता क्या है। नीचे एक लाइन लिखी हुई है, अनदर साइड ऑफ इन्फरेंस। अब बात समझिए, अचानक से सुधीर सर आए और पूछने लगे कि भाई सैंपलिंग होता क्या है, और नीचे एक लाइन लिख दी, अनदर साइड ऑफ इन्फरेंस। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज समझाने जा रहा हूं। क्या समझाने जा रहा हूं, देखिए। आप इन्फरेंस में क्या करते थे, आप इन्फरेंस में एक पैरामीटर को एस्टिमेट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सैंपल। तो वहां पे क्या करते थे आप,
आपको मैं एक सैंपल दे देता था कि भाई ये लो सैंपल और दिस इज ए रैंडम सैंपल। कभी आपने मेरे से ये नहीं पूछा कि सुधीर सर ये सैंपल आपने कैसे कलेक्ट किया। बस मैंने ये कह दिया कि दिस इज ए रैंडम सैंपल, आइदर रैंडम और ऑब्जर्व डजंट मैटर, सैंपल मैंने दे दिया आपको। और मैंने आपको एक बात बोली कि इस सैंपल के बेसिस पर एक ऐसा एस्टिमेटर बनाइए थीटा का जिसके अंदर कुछ क्वालिटी हो। कौन कौन सी क्वालिटी थी? अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी एंड सफिशिएंसी। आराम से समझिए आप, ठीक है। तो अगर हम दो कैरेक्टरिस्टिक को छोड़ भी दें, स्पेशली कंसिस्टेंसी को हम छोड़ दें और सफिशिएंसी को छोड़ दें एक सेकंड के लिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो होती है वो एक लार्ज बिहेवियर होता है, मतलब कंसिस्टेंसी इज ए लार्ज फिनोमिना। तो हमेशा आपके पास सैंपल साइज लार्ज हो ये जरूरी है नहीं। तो मैंने एक सेकंड के लिए कंसिस्टेंसी बाहर कर दिया, सफिशिएंसी भी थोड़ा हटा दिया। दो जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक होती है उनको हमने कंसीडर किया, एक है अनबायसनेस और एक है एफिशिएंट। एफिशिएंसी का मतलब होता है वेरिएंस का मिनिमम पॉसिबल होना। तो ये जो मैंने लिखा है ना, अनदर साइड ऑफ इन्फ्रेंस, सैंपलिंग को, इसको समझाने जा रहा हूं आपको। देखिए, इन्फ्रेंस में आप क्या करते हैं, आपको सैंपल दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ऐसा एस्टिमेटर फाइंड करिए थीटा का जो कि अनबायस हो और उसका वेरिएंस मिनिमम हो। तो सैंपल साइज फिक्स कर दिया, एस्टिमेटर आपको ढूंढना है सच दैट कि वेरिएंस मिनिमम हो। समझ गए? तो इन्फ्रेंस के अंदर क्या करते हैं, सैंपल दे दिया आपको, ऐसा एस्टिमेटर फाइंड करना है जिसका वेरिएंस मिनिमम हो। अब देखिए आप सैंपलिंग में क्या करते हैं, सैंपलिंग में वो आपको एस्टिमेटर दे देता है। हमेशा आपने नोटिस किया होगा, वो कहता है कि पॉपुलेशन के मीन को एस्टिमेट करना है बाय द सैंपल वेटेड मीन। समझ गए? तो सैंपल वेटेड मीन उसने डिफाइन कर दिया, दे दिया आपको कि एस्टिमेटर चूज नहीं करना आपको एस्टिमेटर हम दे रहे हैं सैंपल वेटेड मीन, जो कि एस्टिमेटर है पॉपुलेशन के मीन का। अब आप एक काम करिए, अब आप मुझे सैंपल ऐसा चूज करके दीजिए सच दैट इस एस्टिमेटर का जो कि सैंपल वेटेड मीन है, इसका वेरिएंस मिनिमम हो जाए। डिफरेंस समझिए, एक में सैंपल गिवन होता है, एस्टिमेटर आप चूज करते हैं। सैंपलिंग में क्या करते हैं, एस्टिमेटर गिवन होता है, आप सैंपल की टेक्निक चूज करते हैं। बहुत बहुत सारे तरीकों से सैंपल बनाए जा सकते हैं, आपने नाम भी सुने होंगे, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर सैंपलिंग, सब सैंपलिंग, मल्टी स्टेज सैंपलिंग, रेशो सैंपलिंग, रिग्रेशन सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। देयर आर सो मेनी सैंपलिंग। सैंपलिंग होती क्या है, आप सैंपल कलेक्ट करते हो, तो जो ये डिफरेंट डिफरेंट सैंपलिंग्स आप मेरे बच्चों पढ़ते हो, ये डिफरेंट डिफरेंट सैंपलिंग होती जरूर है, लेकिन ये होती किस बेसिस पे है, किस तरीके से आपने सैंपल चूज किया। तो आपने बोला सुधीर सर हमने सैंपल चूज किया सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट, तो इसका मतलब क्या है, आप एक यूनिट सेलेक्ट करोगे, उसको नोटिस करोगे, आप फिर से उसकी में डाल दोगे, फिर दूसरी सेलेक्ट करोगे विद रिप्लेसमेंट में। दूसरी जब सेलेक्ट करोगे तो ऐसा हो सकता है कि जो यूनिट पहले सेलेक्ट हुई थी वो फिर से भी सेलेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से एक सैंपल बनेगा, आप इस सैंपल के कोरस्पॉन्डिंग सैंपल का जो मीन है उसका वेरिएंस चेक करोगे। फिर आपने बोला सुधीर सर एक काम करो, जो यूनिट एक बार सेलेक्ट हो गई हम उसको फिर से सेलेक्ट नहीं करना चाहते, तो आपने टेक्निक बना दी सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अब इसमें खास बात है, इसमें कोई भी यूनिट दो बार सेलेक्ट नहीं हो सकती, तो सैंपल कुछ अलग फॉर्मेट में बनेगा। अब मैंने बोला कि बेटा इसके कोरस्पॉन्डिंग जो सैंपल का मीन है उसका वेरिएंस जरा बताओ। क्या दोनों जगह एस्टिमेटर सेम है? यस, सैंपल वेटेड मीन। अब क्या दोनों जगह वेरिएंस सेम है? नहीं, विदाउट रिप्लेसमेंट में कम होता है, विद रिप्लेसमेंट में ज्यादा होता है। ये आपने प्रूफ किया। तो आप कर क्या रहे हैं, आप एक्चुअली में एस्टिमेटर फिक्स कर दिया, आप ऐसा सैंपल ढूंढना चाहते हैं, वो तरीका ढूंढना चाहते हैं सैंपल कलेक्ट करने का सच दैट इसका वेरिएशन कम हो जाए। तो करना आपको हमेशा वेरिएंस को ही कम है, चाहे आप सैंपल फिक्स करके एस्टिमेटर ऐसा ढूंढे
जिसका वेरिएशन कम हो, स्टैंडर्ड एरर कम हो, या आप एस्टिमेटर को फिक्स करके सैंपल ऐसा ढूंढे सच दैट स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेटर विल बिकम मिनिमम। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हमारा एम होता है ये कि हम जिस एस्टिमेटर से पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट कर रहे हैं उसके अंदर वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर मिनिमम पॉसिबल होना चाहिए। फिर आपने बोला सुधीर सर चलो और कुछ काम करते हैं। आप एक काम करो, पॉपुलेशन से सैंपल ना लेके आप पहले पॉपुलेशन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करो, जिनको आपने बोला स्ट्रेटिफिकेशन। बिल्कुल हो सकता है। तो फिर आपने सैंपलिंग करी तो एक नया सैंपल आया जिसको आप स्ट्रेटिफाइड सैंपल बोलते थे। तो स्ट्रेटिफाइड में हमने देखा था कि और भी जो वेरिएशन है वो कम हो गया था। फिर वहां पे हमने बहुत सारी टेक्निक लगाई थी, प्रोपोर्शनल एलोकेशन, न्यूमैन एलोकेशन। हमने वहां भी देखा था कि न्यूमैन एलोकेशन का जो वेरिएंस है वो प्रोपोर्शनल से भी कम होता है, और प्रोपोर्शनल का जो वेरिएंस है वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट से कम होता है, और सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट का वेरिएंस सिंपल रैंडम सैंपलिंग से विद रिप्लेसमेंट से भी कम होता है। तो आप कर क्या रहे हो, आपको एस्टिमेटर दे रखा है, द वेटेड मीन ऑफ द सैंपल दे दिया। अब आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो सच दैट वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेटर बिकम मिनिमम, रिड्यूस करते चले जा रहे हो। ठीक, एस्टिमेशन थ्योरी में भी आप यही करते हो। बस एस्टिमेशन में क्या होता है, सैंपल दे देते हैं, आप अलग अलग एस्टिमेटर चूज करते हैं और बताते हैं सर इसका वेरिएंस मिनिमम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं आपसे कि मेरे पास पॉपुलेशन है नॉर्मल, जिसका सिग्मा स्क्वायर नोन है और मीन अननोन है, आपको मीन को अनबायसली एस्टिमेट करना है। तो पॉपुलेशन के मीन म्यू के दो अनबायस एस्टिमेटर मैं आपको सजेस्ट करता हूं, एक है सैंपल का मीन और एक है सैंपल का मीडियन। लेकिन आप हमेशा सैंपल का मीन यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि सैंपल के मीन के अंदर वेरिएशन कम होता है देन द सैंपल का मीडियन। समझ गए? तो करना यही है कि एस्टिमेटर के वेरिएंस को कम करना है। अब किस फॉर्मेट में कम करना है वो पेपर का नाम है। बिल्कुल गजब की चीज मैंने आपको समझाई है आज कि सैंपलिंग और इन्फ्रेंस दोनों एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू है। सो अनदर साइड ऑफ इन्फ्रेंस इसीलिए लिखा है मैंने। बिल्कुल होप सो आपको समझ में आया होगा चीजें। चलिए खैर थोड़ा आगे चलते हैं। तो जब आप सैंपलिंग स्टार्ट करेंगे तो आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल। तो ऐसा बिल्कुल कई बार ये एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है चीजें। तो बेटा देखो ऑब्वियसली बात है, मैं यहां पेन से आज नहीं लिखने वाला हूं क्योंकि डेमो है, वो तब लिखा जाएगा जब आपको क्लास प्रॉपर चलेगी। और वैसे भी मैं प्रॉपर नोट्स आप लोगों को देता हूं, तो जब जो चीज नोट्स में लिखी है मुझे वही लिखनी है, तो मैं समझाने पे ज्यादा फोकस करता हूं ताकि आपके दिमाग में चला जाए। और जब आप उस चीज को पढ़ें तो हाँ सर बिल्कुल आपने एक्सप्लेन करके दिया है और वही चीज बिल्कुल आपने हमें लिख के दी है। तो बेस्ट प्रिपरेशन होती है। मैं कभी अपनी तारीफ नहीं करता हूं, तारीफ ऊपर वाले की है कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे। बेटा कुछ नहीं करेंगे, हम अपना पढ़ाएंगे आपको अच्छे से, मेहनत से, बिल्कुल नॉलेजल पॉइंट ऑफ व्यू से। पढ़ना आपको है, समझना चीजें आपको है। बस एक ही प्रॉब्लम है डीप इंस्टीट्यूट में, थोड़ा सा फीस ज्यादा है, लेकिन वो है क्योंकि हम डिजर्व करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है ना कि हम झूठ बोल के कुछ भी फीस ले ले और फिर कुछ भी पढ़ा दे, वो मुझे समझ में थोड़ा कम आता है। आप पहले ही बोल दीजिए कि बेटा फीस थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि यहां भीड़ नहीं चाहिए बिल्कुल भी, वो उतना चाहिए जितना हमें चाहिए। चलिए खैर, तो टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल। तो सवाल पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। इवन आप तो आईएसएस में इंटरव्यू देंगे तो वहां पे ये बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम नॉर्मल बात करें, क्योंकि आज डेमो है, बिल्कुल नॉर्मल बात करेंगे। पॉपुलेशन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन, दैट्स इट, सिंपल बिल्कुल है। तो कोई भी आप क्राइटेरिया बनाइए, आप भाई डाटा है ना, दोनों डाटा है। तो डाटा क्या था? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब वो हमसे पूछेगा कि जो कलेक्शन आप इंफॉर्मेशन का कर रहे हो वो सारा कलेक्शन आपने लिया है या कुछ कलेक्शन लिया है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन इज पॉपुलेशन एंड कलेक्शन ऑफ सम इंफॉर्मेशन इज सैंपल। अब आप जैसे मर्जी कहिए। नाउ दिस कलेक्शन इज ए सेट, पॉपुलेशन उसका सबसेट बना लीजिए, सैंपल हो गया। देयर आर सो मेनी सैंपल, देयर आर सो मेनी टेक्निक, वो हम यहां अंदर पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मैं ये नहीं बता रहा हूं आपको कि मैं कौन सी सैंपलिंग की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब हम सैंपलिंग पढ़ते हैं तो दो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आते हैं, एक पॉपुलेशन और एक
सैंपल। अब कोई बच्चा पूछेगा कि सुधीर सर, हम सैंपलिंग करते क्यों है? पॉपुलेशन करना अच्छी बात है। बेटा देखो, वैसे तो नीड फॉर सैंपलिंग या नीड ऑफ सैंपलिंग मेरा टॉपिक है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन आज एक बहुत कमाल की बात बता रहा हूं। सैंपलिंग हम दो वजहों से करते हैं। एक तो यह वजह है कि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर पूरी पॉपुलेशन को एनालाइज करना, स्टडी करना पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर आप कैसे करोगे? फिर तो पॉसिबल है ही नहीं ना। दूसरा केस यह बन जाता है कि सर, पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना पॉसिबल तो है, बट एक टिपिकल टास्क है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर वो प्रॉब्लम्स आप ले सकते हो, झेल सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो कि ठीक है, मुझे प्रॉब्लम से प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए पूरी पॉपुलेशन को एनालाइज, तो ठीक है सर, हम कर देते हैं, अच्छा होता है पॉपुलेशन को एनालाइज करना। बट देख लीजिए, पॉपुलेशन को एनालाइज करना टिपिकल टास्क है। एक तो ये, एक ये कि सर पॉपुलेशन को एनालाइज करना पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर तो आपकी मजबूरी है सैंपल पे काम करना। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपको कोई ब्लड डिजीज है, सपोज फॉर एग्जांपल, आप डॉक्टर के पास गए और आपने बोला सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, आपका ब्लड चेक होगा, सपोज फॉर एग्जांपल। तो पूरी बॉडी के अंदर आपका ब्लड है, मेरा तो है नहीं, तो डॉक्टर क्या करेगा? पूरी बॉडी का ब्लड बाहर निकालेगा, उसको चेक करेगा, अंदर डालेगा, ऐसा करेगा, या एक छोटा सा सम ड्रॉप ऑफ ब्लड लेगा और उसको लैब में चेक करके आपको रिजल्ट देगा। थिंक अबाउट इट। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉपुलेशन को स्टडी करना कोई बुरी बात है ना, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे बच्चों दो बड़ी प्रॉब्लम्स है। एक तो ये कि पॉपुलेशन को स्टडी किया ही नहीं जा सकता। तो देखो बेटा, अगर पॉपुलेशन को स्टडी किया ही नहीं जा सकता, तो फिर तो मजबूरी है आपको सैंपलिंग या सैंपल के बेसिस पर डिसीजन लेना। हां, अगर ऐसा है कि सुधीर सर स्टडी किया जा सकता है लेकिन टिपिकल टास्क है, और टिपिकल टास्क हम देख लेंगे, आप पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करिए, करिए, मैंने कब मना किया? जिस दिन आप बोलोगे सुधीर सर बहुत ज्यादा टिपिकल टास्क है, पॉपुलेशन छोड़ो, रिजल्ट उतना ही आना है, आप सैंपल पे ही काम कर लीजिए, तो हम सैंपलिंग पे काम कर लेंगे। दैट्स वाई वी नीड द सैंपलिंग। ऑब्वियसली बिल्कुल सिंपल सिनेरियो है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। तो सैंपल में और पॉपुलेशन में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, साइज का डिफरेंस होता है। कलेक्शन ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन इज पॉपुलेशन, कलेक्शन ऑफ सम इंफॉर्मेशन इज सैंपल, दैट्स इट। मतलब ऐसा अभी डीपली डिस्कशन में नहीं जा रहा हूं, एक नॉर्मल बात समझा रहा हूं कि एक्चुअली में हो क्या रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अब बारी आती है टाइप ऑफ पॉपुलेशंस की। सिंपली कोई पूछ लेता है, ऑब्वियसली एग्जाम में इतना आसान अब क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी खाली इस चीज को मत देखिए कि क्वेश्चन कौन सा आता है, नहीं, क्वेश्चन के आसपास जितना भी नॉलेज होना चाहिए वो आपको सब पता होना चाहिए। कभी हुसैन बोल्ट का नाम सुना है? हुसैन बोल्ट कहते हैं कि जब मुझे ओलंपिक में 100 मीटर दौड़ना होता है, तो मैं प्रैक्टिस में 100 मीटर नहीं दौड़ता, मैं 40 किलोमीटर पर डे दौड़ता हूं, जबकि मुझे प्रैक्टिस में 40 किलोमीटर दौड़ने के बाद मुझे ओलंपिक में सिर्फ 100 मीटर दौड़ना है। सो बी केयरफुल। आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है आईएसएस का, लेकिन पढ़ाई आप सिर्फ क्वेश्चन को फॉर्मेट करते हुए नहीं कर सकते, पढ़ाई थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, बेस बनाना मजबूरी होती है हमारी। आपको अगर टाइप ऑफ पॉपुलेशन, टाइप ऑफ सैंपल, टाइप ऑफ सैंपलिंग नहीं पता है तो प्रॉब्लम होने वाली है, तो पता होना चाहिए ये चीजें। तो 4 टाइप की मेरी पॉपुलेशन होती है। फाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन का मतलब होता है एक कलेक्शन होगा आपके पास इंफॉर्मेशन का, क्योंकि पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन होगी, और वो जो सारा कलेक्शन है, क्योंकि पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, वो काउंटेबली फाइनाइट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में 6 लोग हैं, मेरे घर में 6 लोग हैं, सो दिस इज द होल पॉपुलेशन ऑफ माई फैमिली। कितने पर्सन्स हैं? 6, काउंटेबली फाइनाइट, सो दिस इज ए फाइनाइट पॉपुलेशन। सिमिलरली मेरे गांव में 2000 लोग हैं, कैसे पता चलेगा? 2000 वोटिंग आईडी है, 2000 आधार कार्ड है, दैट्स इट। टेक्निकली आप पॉइंट समझिए। इस पे आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि सुधीर सर जो बच्चे पैदा हुए हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट होगा, हाँ तो ठीक है, वो देखेंगे सब चीजें, लेकिन मैंने इंफॉर्मेशन आपको सारी दे दी ना, सारी दे दी तो पॉपुलेशन है, और बिल्कुल फाइनाइट है, काउंटेबली फाइनाइट है, दिस इज फाइनाइट पॉपुलेशन। चलिए आगे चलते हैं। कई बार मेरे बच्चों पॉपुलेशन
इनफाइनाइट हो जाती है। लेकिन यहां पे इनफाइनाइट मैथमेटिकली दो टाइप से होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। हम जो यहां पे बात करते हैं वो काउंटेबली इनफाइनाइट पॉपुलेशन के सिनेरियो की बात करते हैं। लेकिन इन द थ्योरी ऑफ सैंपलिंग जो हम पढ़ेंगे उसमें कभी भी हम इनफाइनाइट पॉपुलेशन पे काम नहीं करेंगे। हमारी पॉपुलेशन हमेशा फाइनाइट रहती है। आप देखते भी होंगे हम पहले ही लिख देते हैं लेट द पॉपुलेशन साइज बी कैपिटल एन। इसका मतलब आप फाइनाइट पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन इनफाइनाइट पॉपुलेशन हो सकती है। फिर है रियल पॉपुलेशन। सिंपल, रियल का मतलब होता है ऑथेंटिक डाटा, मतलब जो डाटा फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल होता है, दिस इज कॉल्ड रियल पॉपुलेशन। ऐसे ही होता है हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन एक्चुअली डायरेक्टली रिलेटेड होती है टू सम रैंडम एक्सपेरिमेंट, टू सम प्रोबेबिलिटी थ्योरी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि बच्चों देखो मैं दो फेयर कॉइन को टॉस करूंगा और उनका जो आउटकम का जो कलेक्शन होगा, दिस इज योर पॉपुलेशन। तो आप पॉपुलेशन क्या बनाएंगे सुधीर सर? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये भी तो कलेक्शन ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन है ना, बट दिस इज नॉट इन रियल फिनोमिना, दिस इज इन हाइपोथेटिकल फिनोमिना। तो अगर रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो पॉपुलेशन इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। बिल्कुल सिंपल है। रियल पॉपुलेशन लुक लाइक दिस। चलो भाई 50 बच्चे हैं इस क्लास में, सबके सब अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो। तो सबने डेट ऑफ बर्थ लिख दी, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन आ गई मेरे पास आ गई। नाउ दिस इज द रियल पॉपुलेशन, दिस इज द रियल डाटा। नाउ दिस इज नॉट द रियल डाटा, दिस इज हाइपोथेटिकल सिनेरियो। सो हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है मेरे बच्चों। चलिए अब वही बारी आती है नीड फॉर सैंपलिंग। तो एक तो नीड यही थी कि पॉपुलेशन को स्टडी करना पॉसिबल ही नहीं है, तो वो तो डिस्कशन ही खत्म हो गया। यहां डिस्कशन वो है जब आप कह रहे थे कि सुधीर सर पॉपुलेशन को स्टडी करना तो पॉसिबल है लेकिन टिपिकल टास्क है। तो वो जो टिपिकल टास्क है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। क्या टिपिकल टास्क था? कॉस्ट रिडक्शन। पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने में हाईली कॉस्ट आएगी। अगर आप उसके कोरस्पॉन्डिंग सैंपल लेते हो तो आपकी लो कॉस्ट बन के आएगी। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। जर्नलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट, जर्नलाइजेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट मींस वो कहता है कि आप एक काम कर लो, पूरी पॉपुलेशन को स्टडी मत करो, उसके एक सैंपल को ले लीजिए और उस सैंपल का जो रिजल्ट आएगा उसी को जर्नलाइज कर देना फॉर द पॉपुलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे अगर कोई पूछे इंडियन बॉयज की एवरेज हाइट बताइए, तो आप क्या बोलोगे? सुधीर सर ऐसे तो इंडियन बॉयज तो यार बहुत है, मैं कहां तक उनकी हाइट देखता फिरूंगा। सर थोड़ा टिपिकल टास्क है यार, बहुत टिपिकल टास्क है। तो आप एक काम कर लो, किसी भी रैंडमली दिल्ली जैसे शहर में किसी भी मार्केट में चले जाइए रैंडमली और वहां से 50 बॉयज का डाटा उठा लीजिए, 50 बॉयज, ज्यादा कोई बड़ा डाटा नहीं है, सब पार्ट हो गया, और उन 50 बॉयज का हाइट का एवरेज आप निकाल दीजिए। मान लीजिए वो आया 5.6 इंचेस सपोज फॉर एग्जांपल। तो आप मुझे क्या कहेंगे? सुधीर सर देखो इस सैंपल के बेसिस पे मैं आपको कह रहा हूं कि इंडियन बॉयज का जो एवरेज हाइट होगा वो 5.6 इंचेस होगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस सैंपल। ये सही है, गलत है, क्या फॉर्मूला लगाया, क्या हाइपोथेसिस है, एक्सेप्ट होगी, रिजेक्ट होगी, ये इन्फरेंस का काम है, सैंपलिंग का नहीं है। पढ़ा चुका हूं आपको, समझिए आप बात को। तो हम जर्नलाइजेशन कर सकते हैं इस फॉर्मेट के लिए। फिर है वही टाइमलाइंस। ऑब्वियसली बात है जब आप किसी चीज को स्टडी करते हो, डाटा को स्टडी करते हो, चलो मुझे किसी पॉपुलेशन को स्टडी करना है, तो ज्यादा अगर ऑब्जर्वेशन होंगी तो मेरे बच्चों टाइम भी ज्यादा ही लगेगा। और हमारे पास टाइम जोन का आपको पता है, टाइम इज मनी। ओ ये तो मजाक कर रहा था। तो टाइम फैक्टर क्या टाइम को रिड्यूस करने के लिए भी सैंपलिंग थ्योरी का नीड पड़ता है। तो ये वो नीड है जिसमें आप पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर सकते थे लेकिन कर नहीं रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ा कारण है, बहुत बार ऐसा होता है कि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी किया ही नहीं जा सकता, ऐसा मैं बोल रहा हूं। ठीक है बेटा, चलिए अब आता है प्रिंसिपल ऑफ सर्वे सैंपलिंग। मतलब जब आप दुनिया का कोई भी थ्योरी बनाते हैं तो वो थ्योरी कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। मतलब कुछ प्रिंसिपल मतलब थंब रूल्स होते हैं जिन पे वो बेस्ड रहेगा। आप उन रूल्स को
उन प्रिंसिपल्स को वायलेट नहीं कर सकते, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो 3 रूल हम यहां पे डिस्कस करेंगे आपके साथ। पहला है प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी, क्या है वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या है, क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, ये सबसे मेन है। जब आप सैंपलिंग थ्योरी पढ़ेंगे, आज हो सकता है ये मेन ना हो, लेकिन इन फ्यूचर ये सबसे ज्यादा मेन रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी। ऑप्टिमैलिटी थ्योरी शायद आपने कभी पढ़ी होगी, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन करना। तो यहां पे हम 2-3 बातें फोकस करते हैं। या तो हम किसी भी एस्टिमेटर के वेरिएंस को मिनिमाइज करते हैं अंडर द गिवन कॉस्ट, या फिर हम कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं अंडर द गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएंस। बिल्कुल क्लियर है एकदम। तो सारी चीजें बहुत आसान है, बस आपको क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि कोई मैं क्या काम करता हूं, मैं कोई क्यों काम करता हूं। तो ये जो डिफरेंट सैंपलिंग आप पढ़ रहे हैं, इनका सिर्फ एक ही एम है कि जो हमने एस्टिमेटर आपको दे रखा है ना, विच इज सो कॉल्ड द एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन, विच इज नथिंग बट द वेटेड सैंपल मीन। भाई ऐसा सैंपल ढूंढ के दो, इस तरीके से सैंपल ढूंढ के दो कि जो वेरिएशन है वो मिनिमम रहे। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं आपको, समझाता हूं कुछ चीज। जब मनमोहन जी प्राइम मिनिस्टर थे, अप्रोक्सीमेटली शायद 2010 या 11 के आसपास की बात है, तो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी इंडिया में कि इंडिया में एक फैमिली को सरवाइव करने के लिए पर डे फूड कंजम्पशन, एवरेज फूड कंजम्पशन इज 32 रुपीज। मतलब एक परिवार का पूरा पेट भरने के लिए इंडिया में ऑन एन एवरेज 32 रुपीज चाहिए। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, इज दिस रियलिस्टिक? ना आज है और ना 2010 में था। तो सब ने मजाक करी थी कि यार ये क्या मजाक है। ऑब्वियसली ये मजाक ही थी, ये मजाक नहीं थी। पूरा जो भी सिस्टम गवर्नमेंट का होता है, सैंपलिंग सर्वे किया, पूरा सैंपलिंग बनाया, सब कुछ ठीक किया, लेकिन उन्होंने जो सैंपलिंग टेक्निक यूज करी वो करनी चाहिए थी रैंडम सैंपलिंग, इवन उससे भी बेटर थी स्ट्रेटिफाइड, लेकिन उन्होंने यूज कर लिया क्लस्टर सैंपलिंग। आप समझिए, तो क्लस्टर सैंपलिंग यूज कर लिया, एवरेज जो आया वो जो भी आया उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा मिला। तो सब ने इंडियन गवर्नमेंट का मजाक बनाया कि यार 32 रुपीज में तो नहीं हो सकता, और ऑब्वियसली नहीं भी हो सकता। हां, कुछ लोगों का हो सकता होगा, तो कुछ लोगों में पूरा इंडिया नहीं आता। तो मेरे बच्चों, ऐसा हो सकता है कि आप सैंपलिंग करें और वो आपको मिसगाइड कर दे। बिल्कुल, सैंपलिंग थ्योरी मिसगाइड आपको कर सकती है, मना नहीं कर रहा हूं, बट कोई बात नहीं, एरर पढ़ेंगे। तो अब हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि जब सैंपलिंग करते हैं तो एरर होती है, 2 टाइप की एरर होती है, सैंपलिंग एरर एंड नॉन सैंपलिंग एरर। तो ये क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा कि कब कब सैंपलिंग एरर आती है, कब कब नॉन सैंपलिंग एरर आती है, और किसको इंक्रीज करके किसको मिनिमाइज कब किस कंडीशन में किया जा सकता है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एग्जामों में आते हैं मेरे बच्चों, और इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कुछ ज्यादा नहीं दे रहा हूं आपको, मैंने बहुत कुछ आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि बेटा कुछ डेमोज है, और ये मैं अपने 15-16 साल के कैरियर में पहली बार डेमो रिकॉर्ड करके बच्चों को दे रहा हूं। मैंने कभी जीवन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऐसे मतलब ज्यादा यूज मैं नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे एडवर्टाइजमेंट, ऐसे फेक एडवर्टाइजमेंट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बच्चे को मेरे बारे में पता होना चाहिए, हु आई एम, तो ज्यादा बेटर लगता है, ज्यादा मतलब फीजेबल लगता है, फीजेबल और ट्रस्टेबल लगता है। सुधीर सर, हम आपका नाम सुन के आए हैं, वाकई में आप अच्छा पढ़ाते हो, ये बेटर है देन हम एडवर्टाइजमेंट कर दें। आजकल बहुत सारे हैं, अब देखिए फिजिक्स वाला या कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन पढ़ाते नहीं है टीचर, बस वो एडवर्टाइजमेंट फेंकते रहते हैं, बोलते रहते हैं। टीचर आएगा 10-20 बातें करेगा, बच्चों तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा कैरियर खराब हो जाएगा। भाई बच्चे को पता है इतना कि तुम्हारा कैरियर खराब हो जाएगा नहीं पढ़ोगे तो। अब पढ़ा के दिखाइए। मैंने कोई भी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे टीचर बहुत कम पढ़ाते हुए देखे हैं, बकवास करते हुए बहुत ज्यादा देखे हैं। एक वो सर है अवध ओझा, क्या नाम है वो सर का, वो कुछ भी अपना बोलते रहते हैं, उनका काम है पढ़ाने में। वो शायद सुना हिस्ट्री पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते होंगे, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन सर पढ़ा के दिखाइए, आप फालतू की बातें ना करिए। वो आप क्लास में करिए अपनी, जब आप पढ़ाते हैं। मजाक कर लिया आपने, कोई एक डायलॉग मार दिया, वो भी लिटिल बिट एक डायलॉग मार दिया, बच्चे हंस दिए, फिर आपने अब फोकस हमें करके दिखाइए, पढ़ा के दिखाइए कि हम ऐसे पढ़ाते हैं, ना कि फालतू की रील्स टाइप का जीवन जीते हैं। तो खैर, ये आपका और मेरा
प्रिंसिपल अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ कोई कॉमन प्रिंसिपल नहीं है। खैर, होप सो मेरे बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो ये मेरा लास्ट डेमो था आपके लिए। तो जो 2027 के लिए जो मेरे बच्चों एग्जाम होने वाला है, उसका पहला बैच हमारा 28 फेब से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आपको डेमो अच्छे लगते हैं तो आप नेहा मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे वैसे आपको मिल गए होंगे, बट फिर भी मैं लिख देता हूं। ये मेरा नंबर है बच्चों, ये नेहा मैम का नंबर है, राइट। और अभी हम आपको 28 से, जब हमारा बैच स्टार्ट होगा 28 फेब से, तो हम आपको प्रॉपर लाइव डेमो देंगे। आप ऑनलाइन ले सकते हैं, आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं। दिल्ली में हमारा सेंटर है और आप लाइव जरूर लीजिए। और मैंने शायद पहली क्लास में भी आपको बोला था, मेरे बच्चों डेमो सब टीचर से लीजिए। जितने भी टीचर पढ़ाते हैं सब टीचर अच्छे होते हैं, सब बहुत अच्छे होते हैं, सब मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि सुधीर सर ही बॉन्ड है, सुधीर सर ही सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मैं नहीं बोलूंगा। जहां जिस टीचर के साथ आपकी ट्यूनिंग मैच कर जाए, आपको लगे कि सुधीर सर या कोई और अनदर टीचर, बस मैं नाम नहीं ले सकता अपनी क्लास में, कोई भी आपको अच्छा लगे, आप वहां ज्वाइन करिए। सबसे बड़ा होता है ट्रस्ट। टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो ट्रस्टिंग सिनेरियो है, वो सबसे ज्यादा मेन है। चलिए मेरे बच्चों, होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।